ये विचार अपने आप में काफी आकर्षक है ना? सिर्फ 30 दिन। ज्यादातर लोग बदलाव तो चाहते हैं लेकिन सालों तक टालते रहते हैं। तो ये 30 दिन वाला नुस्खा पहली नजर में थोड़ा चमत्कारी सा लगता है। बिल्कुल। और शायद यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। ये एक सीधा साधा वादा है, 30 दिन में जीवन बदलें। लेकिन जैसा कि हमें मिली जानकारी से पता चलता है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। लेखक एक ठोस कदम दर कदम प्रणाली की बात करते हैं। आपके भेजे गए एक लेख में इसे लाइफ री इंजीनियरिंग का स्प्रिंट कहा गया है। स्प्रिंट, हाँ, ये शब्द दिलचस्प है। मैराथन नहीं, स्प्रिंट, मतलब तेजी और फोकस। तो चलिए इस 30 दिन के ढांचे को और करीब से देखते हैं। लेखक का मतलब मूल तर्क क्या है? ठीक है, तो इसे खोलते हैं जरा। सुनील सक्सेना का केंद्रीय विचार, जैसा कि लगभग सभी स्रोतों में उभार कर आता है, यह है कि स्थायी बदलाव तब आता है जब हम खुद को एक निश्चित मैनेजेबल समय सीमा के लिए पूरी तरह समर्पित करते हैं। और उनके लिए वो जादुई संख्या 30 है। लेकिन सवाल उठता है, 30 ही क्यों? 21 क्यों नहीं जैसे कुछ आदत विशेषज्ञ कहते हैं, या 60 क्यों नहीं ज्यादा मजबूती के लिए? क्या स्रोतों में इसका कोई खास कारण बताया गया है? हाँ, इस पे कुछ दिलचस्प बातें मिली हैं। एक समीक्षा में बताया गया है कि सक्सेना मानते हैं कि 21 दिन अक्सर कम पड़ जाते हैं, खासकर जब पुरानी आदतों को बदलना हो। और 60 दिन वो मानसिक रूप से काफी लंबा लग सकता है, जिससे शुरू करने में ही हिचकिचाहट हो। उनके अनुसार 30 दिन एक स्वीट स्पॉट है, इतना लंबा कि आप असली दिखने वाले नतीजे देख सकें, और इतना छोटा कि आपका उत्साह और फोकस वो बना रहे। आपके नोट्स में भी इस बात का जिक्र था कि लेखक इसे परिणाम दिखने की न्यूनतम अवधि कहते हैं। ये तर्क संगत लगता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक तयशुदा मध्यम अवधि की समय सीमा कई काम करती है। पहला, ये एक तात्कालिकता, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करती है। अनिश्चित काल के लक्ष्य तो अक्सर टलते ही रहते हैं। 30 दिन का मतलब है वही शुरुआत आज या कल करनी होगी। दूसरा, ये लक्ष्य को कम डरावना बनाता है। हमेशा के लिए जिम जाना सोचने से ज्यादा आसान लगता है अगले 30 दिन रोज कसरत करना, है ना? तीसरा, ये एक फीडबैक लूप बनाने के लिए पर्याप्त समय देता है। आप कुछ करते हैं, परिणाम देखते हैं और फिर प्रेरित होते हैं। बिल्कुल। और किताब सिर्फ इस विचार पर ही नहीं रुकती। हमें जो सामग्री मिली है उसके अनुसार लेखक बदलाव लाने के लिए 8 ठोस कदम बताते हैं। ये कदम ही इस 30 दिन चैलेंज की क्या कहते हैं जान है। तो एक एक करके इन पर बात करते हैं। पहला कदम है अपना बड़ा क्यों, बिग वाई। हाँ, ये तो कई सेल्फ हेल्प किताबों का आधार है, लेकिन क्या सक्सेना इसे किसी अलग ढंग से पेश करते हैं? कुछ खास है इसमें? लगता तो है। आपके भेजे गए एक लेख के अनुसार सक्सेना सिर्फ प्रेरणा खोजने की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि अपने क्यों को पूरी शिद्दत से महसूस करना जरूरी है। मतलब उस दर्द को महसूस करना जिससे आप दूर भागना चाहते हैं, और उस आनंद की कल्पना करना जिसे आप पाना चाहते हैं। वो इसे सतही तौर पर नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पर गहरे उतरने की बात करते हैं। उनका तर्क है कि अगर आपका क्यों सिर्फ एक इच्छा है, जुनून नहीं, तो आप पहले प्रतिरोध पर हार मान लेंगे। ये भावनात्मक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। सच में, तर्क हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन भावनाएं हमें वो करने की ऊर्जा देती हैं। तो क्यों सिर्फ एक कारण नहीं, बल्कि एक भावनात्मक इंजन है। हाँ, बहुत अच्छे से कहा आपने। दूसरा कदम है तय करो कि आप कौन बनना चाहते हो। डिसाइड हु यू वांट टू बी। ये सिर्फ लक्ष्यों के बारे में नहीं बल्कि पहचान के बारे में है। एक स्रोत में इसका बहुत अच्छा उदाहरण था जो शायद आपने भी पढ़ा होगा। मैं वजन कम करना चाहता हूं, ये एक लक्ष्य है, लेकिन मैं एक स्वस्थ और फिट इंसान हूं, ये एक पहचान है। सक्सेना कहते हैं कि पहचान पर फोकस करो। हाँ, ये आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का सिद्धांत है, जिसे जेम्स क्लियर जैसे लेखकों ने भी लोकप्रिय बनाया है, और इसके पीछे का मनोविज्ञान वाकई शक्तिशाली है। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो आपके काम उस नई पहचान के अनुरूप होने लगते हैं। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए कि आप ऐसे ही हैं। सवाल ये है कि क्या स्रोत बताते हैं कि यह पहचान परिवर्तन कितना आसान या मुश्किल हो सकता है? क्योंकि सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, ये बात उठी है कुछ समीक्षाओं में कि ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना नहीं। पुरानी पहचान छोड़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सक्सेना का तर्क है कि 30 दिन लगातार उस नई पहचान के अनुसार कार्य करने से वो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनने लगती है। ये एक सचेत प्रयास है, मतलब अपने आप नहीं होगा। अच्छा, तो ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, रातों रात होने वाला जादू नहीं।
ठीक है, अगला कदम क्या है? तीसरा कदम है एक फोकस चुने, चूज वन फोकस। यहाँ लेखक बहुत स्पष्ट हैं, जैसा कि कई स्रोतों में बताया गया है। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करना वो असफलता की गारंटी जैसा है। उनका सुझाव है एक बार में जीवन का केवल एक क्षेत्र चुनें, स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते या मानसिकता। 30 दिन के लिए बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें। ये तो कॉमन सेंस जैसा लगता है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मल्टीटास्किंग की तरह मल्टी चेंजिंग भी प्रभावी नहीं है। ऊर्जा बिखर जाती है। एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से सफलता की संभावना कहीं ज्यादा होती है। बिल्कुल। सही कहा। चौथा कदम है 30 दिन की योजना बनाएं, मेक अ 30-डे प्लान। यहाँ व्यावहारिकता आती है। बड़े लक्ष्य को छोटे रोजाना किए जा सकने वाले कामों में तोड़ना। आपके नोट्स में कुछ उदाहरण दिए गए थे, जैसे रोज 10 पेज पढ़ना, 5 मिनट मेडिटेशन करना या अपने पार्टनर की किसी एक बात की तारीफ करना। सक्सेना इस बात पर जोर देते हैं कि ये काम इतने सरल हों कि आप ना कह ही ना सकें, एकदम छोटे। ये मिनिमल एक्शन का कॉन्सेप्ट है। शुरुआत में गति बनाना महत्वपूर्ण है, मात्रा नहीं। और योजना बनाने से अस्पष्टता दूर होती है। आपको हर दिन सुबह उठकर ये सोचना नहीं पड़ता कि अरे आज क्या करूं। रास्ता साफ होता है। अगला 5वां कदम है ट्रैक करें और जश्न मनाएं, ट्रैक एंड सेलिब्रेट। यहाँ लेखक प्रगति को ट्रैक करने के महत्व पर बल देते हैं। हमें मिले एक लेख में उनकी एक पंक्ति थी, जिसे आप मापते हैं वही सुधरता है। कैलेंडर पर हर दिन टिक लगाना या कोई ऐप इस्तेमाल करना, कुछ भी। हाँ, ट्रैकिंग के मनोवैज्ञानिक लाभ तो निर्विवाद है। ये एक विजुअल प्रोग्रेस देता है जो अपने आप में एक शक्तिशाली प्रेरक है। जब आप देखते हैं कि आपने लगातार 10 दिन काम पूरा किया है, तो उस लय को तोड़ने का मन नहीं करता। इसे चेन इफेक्ट कहते हैं, है ना? और छोटी जीतों का जश्न मनाना, ये डोपामाइन रिलीज करता है, मस्तिष्क का रिवॉर्ड केमिकल, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये महज अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये व्यवहार को मजबूत करने का एक जैविक तरीका है। अब यहाँ से चीजें थोड़ी और गहरी होती हैं। छठा कदम है प्रतिरोध का सामना करें, फेस रेजिस्टेंस। लगभग सभी स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि सक्सेना इस बिंदु पर बहुत यथार्थवादी हैं। वो कहते हैं कि लगभग 10वें दिन के आसपास ऊब, शक या पुरानी आदतों की ओर खिंचाव महसूस होना वो तो तय है, लेकिन यही असली खेल है। आपके द्वारा साझा की गई एक समीक्षा में लेखक का उदाहरण था, प्रतिरोध विफलता का संकेत नहीं बल्कि प्रगति का प्रमाण है। इसका मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन को धकेल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। अक्सर लोग प्रतिरोध को संकेत मानते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं है या मैं नहीं कर सकती, लेकिन सक्सेना इसे सकारात्मक रूप में देखने को कह रहे हैं। ये बदलाव की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे मांसपेशियों की तरह इच्छा शक्ति भी प्रतिरोध का सामना करने पर ही मजबूत होती है। क्या स्रोत बताते हैं कि इस प्रतिरोध से निपटने के लिए कोई खास रणनीति सुझाई गई है? मतलब करें क्या जब ऐसा महसूस हो? हाँ, कुछ सुझाव है। एक तो अपने क्यों को याद करना, वही जो पहले कदम में था। दूसरा, अपने ट्रैकिंग रिकॉर्ड को देखना कि आप कितनी दूर आ गए हैं। और तीसरा, सिर्फ अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करना, पूरे पहाड़ पर नहीं, बस अगला छोटा कदम उठाते रहना। हाँ, ये व्यवहारिक सलाह है। ठीक है, 7वां कदम क्या है? ये थोड़ा अलग लगता है। हाँ, 7वां कदम है ऊर्जा और वाइब्रेशन का उपयोग करें। यूज एनर्जी एंड वाइब्रेशन। हमें जो सामग्री मिली है उसमें इस पर थोड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लेखक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी बनाए रखने की बात करते हैं। मतलब सकारात्मक सोच, सकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक माहौल। उनका मानना है कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वो सब हमारी आंतरिक ऊर्जा या वाइब्रेशन को प्रभावित करता है, जो सीधे हमारे नतीजों को प्रभावित करती है। हाँ, ये अवधारणा कुछ लोगों के लिए थोड़ी अमूर्त या वैकल्पिक लग सकती है। वैज्ञानिक रूप से वाइब्रेशनल एनर्जी को मापना तो कठिन है, हालांकि अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका व्यवहारिक महत्व है। सकारात्मक मनोविज्ञान का पूरा क्षेत्र इस बात का समर्थन करता है कि आशावाद, सकारात्मक भावनाएं और एक सहायक सामाजिक वातावरण, ये सब प्रदर्शन, लचीलापन और वेलबींग को बढ़ाते हैं। तो भले ही शब्दावली थोड़ी व्यक्तिपरक हो, अंतर्निहित सिद्धांत कि आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति मायने रखती है, ये काफी मजबूत है। ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे सीधे तौर पर प्रमाणित या अस्वीकार किए बिना इसके व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल, ये एक संतुलित दृष्टिकोण है। और आखिरी 8वां कदम है चिंतन करें और दोहराएं, रिफ्लेक्ट एंड रिपीट। 30 दिन पूरे होने पर पार्टी करें, लेकिन रुके नहीं। सक्सेना जोर देते हैं कि अंत में बैठें और समीक्षा करें। क्या अच्छा काम किया,
क्या सीखा, कहाँ कमी रह गई, और फिर इस सीख के साथ एक नया 30 दिन का चैलेंज चुने, शायद उसी क्षेत्र में और गहराई तक जाने के लिए या किसी नए क्षेत्र में। ये निरंतर सुधार यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का सिद्धांत है। हर चक्र आपको ज्यादा समझदार और प्रभावी बनाता है। ये एक बार का समाधान नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली विकास की एक प्रक्रिया है। ये 30 दिन के चक्रों को एक लर्निंग सिस्टम में बदल देता है। अच्छा, अब ये बताएं, क्या लेखक ने अपने जीवन से कोई उदाहरण दिए हैं? क्योंकि सिद्धांत सुनना एक बात है और वास्तविक परिणाम देखना दूसरी। हाँ बिल्कुल, और आपके द्वारा भेजे गए नोट्स में इसका स्पष्ट उल्लेख था। सक्सेना ने फिटनेस में बदलाव, अपने शर्मीलेपन पर काबू पाने और यहाँ तक कि अपने व्यापारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसी 30 दिन प्रणाली का उपयोग करने के व्यक्तिगत किस्से साझा किए हैं। एक जगह उन्होंने बताया कि कैसे 30 दिन लगातार सेल्स कॉल करने से उनका डर खत्म हुआ और नतीजे दोगुने हो गए। हाँ, ये उदाहरण वाकई सिस्टम को विश्वसनीयता देते हैं। ये दिखाते हैं कि लेखक सिर्फ उपदेश नहीं दे रहे, बल्कि खुद इस रास्ते पर चले हैं। एक स्रोत में लेखक का कथन था जो मुझे याद रह गया, ज्ञान शक्ति नहीं है जब तक उसे लागू न किया जाए। यह किताब आपको करने वाले मोड में लाने के लिए है। बिल्कुल, सिद्धांत जानना और इसे व्यवहार में लाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वास्तविक उदाहरण उस अंतर को पाटने में मदद करते हैं। हाँ, तो अब सवाल आता है, क्या ये किताब एकदम सही है, परफेक्ट है? जैसा कि हमें मिली समीक्षाओं और लेखों से पता चलता है, ऐसा नहीं है। किताब प्रेरक है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर उन लोगों के लिए जो बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं और जिन्हें एक संरचित दृष्टिकोण की जरूरत है। लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है, जैसा कि एक समीक्षा में लिखा था, कि यदि किसी ने पहले से ही एटॉमिक हैबिट्स, द पावर ऑफ हैबिट या इस शैली की अन्य किताबें पढ़ी हैं, तो कई अवधारणाएं जैसे छोटे कदम, ट्रैकिंग, पहचान बदलना, उन्हें शायद दोहराव जैसी लग सकती हैं। ये इस शैली की किताबों के साथ एक आम चुनौती है। मौलिक सिद्धांत तो सीमित है और अलग-अलग लेखक उन्हें अपने अनूठे ढांचे या कहानी के साथ पेश करते हैं। हाँ, और जैसा हमने पहले भी बात की, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जैसी अवधारणाएं कुछ पाठकों को, जैसा कि एक लेख में बताया गया, थोड़ी व्यक्तिपरक या कम वैज्ञानिक लग सकती हैं। हम यहाँ केवल वही बता रहे हैं जो स्रोतों में पाया गया है, बिना किसी पक्षपात के, जाहिर है। निश्चित रूप से। लेकिन अगर हम पूछें कि इस किताब का मुख्य विक्रय बिंदु मतलब यूएसपी क्या है, तो वो क्या होगा? मेरे विचार में और स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर ये इसका बेहद केंद्रित, समयबद्ध, एक्शन उन्मुख 30 दिन का ढांचा है। ये जटिलता को हटाता है। ये उन लोगों के लिए रामबाण हो सकता है जो जानकारी के बोझ तले दबे महसूस करते हैं और बस एक स्पष्ट सरल योजना चाहते हैं जिस पर तुरंत अमल किया जा सके। ये जो एनालिसिस पैरालिसिस होता है ना, उसे तोड़ने में मदद कर सकता है। सही कहा। तो अगर कोई इस चर्चा से प्रेरित होकर इस प्रणाली को आजमाना चाहे, तो स्रोतों से मिले व्यवहारिक कदम क्या होंगे? संक्षेप में बताएं तो। पहला, जीवन का वो एक क्षेत्र पहचानें जहां आप सबसे ज्यादा अटके हुए या असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। दूसरा, एक 30 दिन का कैलेंडर या ट्रैकर तैयार करें, चाहे तो दीवार पर टांग लें। तीसरा, हर दिन के लिए एक बेहद सरल करने योग्य कार्य निर्धारित करें, इतना सरल कि बहाना बनाना मुश्किल हो। ठीक है। चौथा, प्रतिदिन अपने ट्रैकर पर निशान लगाएं, उस चेन को बनते हुए देखें। हाँ। पांचवा, सचेत रूप से अपनी सोच और भावनाओं को सकारात्मक और ऊर्जावान रखने का प्रयास करें, चाहे इसका मतलब प्रेरणादायक कुछ सुनना हो या नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना। जी। छठा, 30 दिन पूरे होने पर अपनी प्रगति की समीक्षा करें, खुद को शाबाशी दें या छोटा सा इनाम दें और सोचें अगला 30 दिन का चैलेंज क्या होगा। हाँ, स्रोतों का सार यही है कि इन कदमों को उठाने मात्र से ही आप किताब के मूल दर्शन को क्रियान्वित कर देंगे। और सच कहूं तो गतिरोध तोड़ने के लिए अक्सर बस एक छोटा, लगातार उठाया गया कदम ही काफी होता है। शुरुआत करना ही अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सुनील सक्सेना की 30 डेज टू ऑसम का ये 30 डेज चैलेंज सिस्टम, ये उन लोगों के लिए एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है जो अपने जीवन में ठहराव महसूस कर रहे हैं या जिन्हें शुरुआत करने के लिए एक स्पष्ट दिशा चाहिए। हाँ, ये बदलाव की डरावनी लगने वाली प्रक्रिया को छोटे, प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़कर उसे कम भयावह और ज्यादा प्राप्त करने योग्य बनाता है। ये व्यवहारिकता पर जोर देता है, जो अच्छी बात है। और अंत में लेखक के उन शब्दों को याद रखना महत्वपूर्ण है जो हमें आपके द्वारा प्रदान किए गए एक लेख में मिले। बदलाव उस पल शुरू होता है जब आप तय करते हैं, बस अब और नहीं।
और एक बार जब आप ठान लेते हैं तो सिर्फ 30 दिन लगते हैं अपनी जिंदगी को सचमुच औसम बनाने में। ये हमें याद दिलाता है कि बदलाव की कुंजी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने निर्णय और प्रतिबद्धता में है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों के अध्ययन से ही उपजा है, लेकिन शायद आपको आगे सोचने पर मजबूर करे। क्या यह संभव है कि 30 दिनों के बाद सबसे बड़ा बदलाव आदत में या परिणाम में ना आए, बल्कि उस गहरे विश्वास में आए कि हाँ, मैं बदल सकता हूं? अगर ऐसा है तो अगला कौन सा आत्मसीमित विश्वास है जिसे चुनौती देने और बदलने का समय आ गया है? ये वाकई सोचने लायक बात है। आत्म प्रभावकारिता यानी सेल्फ एफिकेसी का ये एहसास शायद सबसे बड़ा इनाम हो। ये थी सुनील सक्सेना की 30 डेज टू ऑसम पर आधारित हमारी आज की चर्चा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।